सम नंबर 12 है, पेज नंबर देख लेना, पेज नंबर कितना है 238। तो स्कॉलर का पेज नंबर है 238। सम नंबर है 12 और सीयू बीकॉम ऑनर्स। दो 2005। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टॉपिक है कैश बजट। बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर द क्वार्टर। क्वार्टर को अंडरलाइन करके लिख लेंगे 3 मंथ्स। क्वार्टर वर्ड को अंडरलाइन करके लिख लेंगे 3 मंथ्स। फॉर द 3 मंथ्स एंडेड 30 जून 2021। तो जून में जो 3 मंथ्स एंड हो रहा है वो बिगिनिंग कब होगा, अप्रैल में। अप्रैल मई एंड जून। तो हमको 3 महीने का कैश बजट बनाना है। सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन में हेडिंग दे देते हैं कैश बजट। जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग लिख देंगे, नहीं रहेगा तो डॉट डॉट लिख देंगे। फॉर द पीरियड अप्रैल टू जून। फॉर द पीरियड अप्रैल टू जून 2021। कैश बजट ऑफ डॉट 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 फॉर द पीरियड अप्रैल टू जून 2021। उसके बाद फॉर्मेट में क्या रहेगा, एक पर्टिकुलर्स, लेफ्ट हैंड साइड में पर्टिकुलर्स और राइट हैंड साइड में 3 कॉलम बना लेंगे। एक अप्रैल, उसके अंदर रुपीस का साइन, एक मई, उसके अंदर भी रुपीस का साइन, और एक जून। तो हम लोग देख पा रहे हैं डिटेल्स में क्या क्या दिया है, सेल्स दिया है, परचेज दिया है, वेजेस दिया है, अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ है। इसके अलावा हम लोग को डिटेल्स में क्या क्या दिया है, कैश इन हैंड एज ऑन 1 अप्रैल 2021। अप्रैल बिगनिंग में कैश इन हैंड का बैलेंस बता दिया। तो ये जो ओपनिंग बैलेंस है, सबसे पहले इसको हम लोग ओपनिंग बैलेंस के नाम पे लिख देंगे। पर्टिकुलर्स में लिख दो ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस और अप्रैल में लिख दो 10,000। पर्टिकुलर्स में लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस और अप्रैल में लिख देंगे 10,000, क्योंकि 1 अप्रैल 2021 का बैलेंस है। अब पॉइंट नंबर 2 में आ जाते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन में ध्यान से देखें, हमको बहुत सारे महीने का सेल्स दिया हुआ है, फरवरी से लेकर जून तक हर महीने का सेल्स, परचेज, वेजेस, अदर एक्सपेंसेस पता है। एडजस्टमेंट नंबर 2 में लिखा है सेल्स 20% रियलाइज इन द मंथ ऑफ सेल। मतलब जितना सेल होता है उसी महीना में मिल जाता है, मतलब ये कैश सेल है। मतलब पूरा सेल्स का टोटल पोर्शन में से 20% कैश सेल्स है, तो बाकी 80% क्रेडिट सेल्स है। एंड डिस्काउंट अलाउड 2%। उसके बाद तुम देखो एक सेमी कोलोन जैसा दिया हुआ है या फिर कॉमा जैसा दिया हुआ है बुक में, ठीक है। मतलब ये पूरा एक सेंटेंस है। उसके बाद हल्का सा पॉज है और सेंटेंस फिर लिखा हुआ है द बैलेंस रियलाइज आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ सेल्स। तो इस लाइन का मतलब ये है कि अगर जैसे मान लो हम लोग एग्जांपल लेते हैं फरवरी मंथ का सेल्स, अगर हम लोग फरवरी मंथ का सेल्स का एग्जांपल लेते हैं तो फरवरी मंथ का सेल्स 2,40,000 है। 2,40,000 में 20% कैश सेल्स हो जाएगा, जो कि होता है 48,000। 2,40,000 में 20% कैश सेल्स हो जाएगा, होता है 48,000। तो 80% रहेगा क्रेडिट सेल्स, जो कि हो जाएगा 1,92,000। तो ये हम लोगों ने फरवरी मंथ का एक एग्जांपल लिया है एडजस्टमेंट नंबर 2 को समझने के लिए। तो तुम देखो कैश सेल्स कितना है फरवरी मंथ में, ग्रॉस कैश सेल्स 48,000, और क्रेडिट सेल्स कितना हो गया फरवरी मंथ के रेस्पेक्ट में 1,92,000। तो फरवरी मंथ में जो कैश सेल्स है इसमें से हम लोग को डिस्काउंट भी माइनस करना पड़ेगा। देखो डिस्काउंट कितना बोल रहा है, डिस्काउंट बोल रहा है 2%, मतलब 48,000 का 2% 960। हाँ लिखा हुआ है देखो, यही लैंग्वेज समझना है। 20% रियलाइज इन द मंथ ऑफ सेल एंड डिस्काउंट अलाउड 2%। उसके बाद सेमी कोलोन पॉज है, द बैलेंस रियलाइज आफ्टर 2 मंथ ऑफ सेल। तो जो 48,000 का हमारा कैश सेल्स है उसमें 960 2% का डिस्काउंट हो गया, तो रिमेनिंग कलेक्शन कितना हो रहा है बताओ, 47,040।
मतलब कैश सेल्स का कलेक्शन जो फरवरी में हो रहा है, फरवरी का कैश सेल्स जो फरवरी में ही कलेक्ट हो जा रहा है वो कितना हो रहा है नेट में 47,040। बाकी ये जो 1,92,000 है इसका क्या लिखा है देखो, एंड द बैलेंस 80% का जो बैलेंस है रियलाइज आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ सेल्स। तो 2 महीना बाद, तो फरवरी का अगर 2 महीना बाद देखेंगे तो किस मंथ में आएगा? जैसे फरवरी का अगर फरवरी में आ गया तो देरी नहीं है, फरवरी का अगर मार्च में आया तो 1 महीना, और फरवरी का अगर अप्रैल में आया तो 2 महीना। मतलब ये जो फरवरी का कलेक्शन है ये कलेक्शन होगा कब? इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, अगर फरवरी का पैसा फरवरी में मिल गया तो देरी नहीं है, फरवरी का पैसा अगर मार्च में मिल रहा है तो 1 महीना डिले से मिल रहा है, और फरवरी का पैसा अगर अप्रैल में मिल रहा है तो 2 महीना डिले का मिल रहा है। क्लियर? तो देखो स्टूडेंट अपना फीस जो देता है तो जनरल रूल क्या हो जाता है कि वो लोग फरवरी का फीस मार्च में देता है, मतलब 1 महीना डिले देता है, ये जनरल रूल होता है नॉर्मली। ठीक है, अगर फरवरी का फीस कोई फरवरी में दे दिया इसका मतलब उसने डिले पेमेंट नहीं किया, लेकिन अगर फरवरी का फीस उसने मार्च में दिया तो 1 महीना डिले, फरवरी का फीस उसने अप्रैल में दिया तो 2 महीना डिले हो गया। क्लियर? तो ये इस तरह का कलेक्शन पैटर्न रहेगा। इसका मतलब फरवरी का जो कैश सेल जो फरवरी में कलेक्ट हुआ वो कितना 47,040, जिसका हमको कोई मतलब नहीं क्योंकि हम लोग को अप्रैल का देखना है। और फरवरी का क्रेडिट सेल्स जिसका कलेक्शन अप्रैल में हो रहा है वो कितना है 1,92,000। फरवरी का क्रेडिट सेल जिसका कलेक्शन कब होगा? अप्रैल मंथ में, वो होगा 1,92,000 विद डिस्काउंट की विदाउट डिस्काउंट? विदाउट डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट वाला बात किसके साथ है? कैश सेल्स के साथ है। सिमिलरली अगर हम लोग वैसे एग्जांपल देखें मार्च मंथ का सेल्स, तो अगर मार्च मंथ का एग्जांपल लेते हैं तो तुम लोग देखो सेल्स कितना है 2,60,000। ठीक है, 2,60,000 का 20% कितना हो जाएगा 52,000, और 80% कितना हो जाएगा 2,08,000। 2,08,000 ये हो जाएगा 80% वाला एलिमेंट। तो तुम समझो 52,000 का कैश सेल्स है, ग्रॉस कैश सेल्स, उसमें 2% अगर डिस्काउंट हो जाता है तो कितना हो जाएगा 1,040। 1,040 का डिस्काउंट होने के बाद कितना मिल रहा है रिमेनिंग 50,960। तो ये कैश सेल्स का कलेक्शन है फॉर द मंथ ऑफ मार्च, हम लोग मार्च वाला एनालाइज कर रहे थे। ठीक है, और मार्च का जो क्रेडिट सेल्स है वो है 2,08,000, जिसका कलेक्शन कब होगा? इन द मंथ ऑफ मई, क्योंकि मार्च का पैसा अगर अप्रैल में मिला तो 1 महीना डिले, और मई में मिला तो 2 महीना डिले। क्लियर? मतलब ये जो 2,08,000 इसका कलेक्शन कब होगा? इन द मंथ ऑफ मई। अब हम लोग पूरा चीज समझ गए, बट हम लोग को वर्किंग नोट तो ऐसा बना के नहीं दिखाना है, हम लोग को प्रॉपर तरह से बना के दिखाना पड़ेगा। अगर ऐसे बना के दिखाओगे तो एग्जामिनर को 2-3 मार्क्स काट लेना चाहिए। तो फ्लो चार्ट जैसा हो गया, डायग्राम हो गया, तुमको प्रॉपर प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग चाहेंगे वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट 1 करीब 10 लाइन का जगह छोड़ देंगे सम बनाने के लिए, 10 लाइन का जगह छोड़ के वर्किंग नोट 1। हम लोग किस किस मंथ का कैश बजट बना रहे हैं? फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, मई एंड जून। तो अप्रैल महीना में टोटल कितना पैसा आया इससे मतलब है मई मंथ में टोटल कितना कलेक्शन हुआ और जून मंथ में कितना कलेक्शन हुआ। तो वर्किंग नोट 1 का हेडिंग दे दो कैलकुलेशन फॉर कलेक्शन फ्रॉम कैश सेल्स। वर्किंग नोट 1 का हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन फॉर कलेक्शन फ्रॉम कैश सेल्स, कैलकुलेशन फॉर कलेक्शन फ्रॉम कैश सेल्स। ठीक है, तो हर महीने का जो कैश सेल्स है उसमें 2% डिस्काउंट काटने के बाद बाकी कलेक्शन हो जाता है कैश सेल्स। तो अप्रैल महीने का तुम देखो सेल्स कितना है, चेक करेंगे अप्रैल मंथ का सेल्स है 1,60,000, इसमें कितना एलिमेंट कैश सेल्स है 20%। तो 1,60,000 का 20% करेंगे तो आएगा 32,000, इसमें 2% डिस्काउंट देंगे तो कितना डिस्काउंट हो जाएगा 640। तो कितना कलेक्शन होगा 31,360 रुपया। उसको दिखाएंगे कैसे? इसको ऐसे दिखा दो, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है,
लिखेंगे कैश सेल्स, ब्रैकेट में लिखेंगे ग्रॉस, कैश सेल्स ब्रैकेट में लिखेंगे ग्रॉस, यहां एक रुपीस का साइन दे देना। तो टोटल सेल्स है 1,60,000, इसका 20% कैश सेल्स है, तो ग्रॉस कैश सेल्स कितना हुआ? 32,000। ग्रॉस कैश सेल्स हो गया 32,000। इसमें लिखेंगे लेस कैश डिस्काउंट, लेस कैश डिस्काउंट एट द रेट 2%, एट द रेट 2%। तो ये जो कैश डिस्काउंट होगा ये 32,000 के ऊपर होगा, तो 32,000 का 2% लेस कर देंगे यहां से, जो कि हो जाएगा 640। तो रिमेनिंग 31,000 यहां लिख देंगे कलेक्शन फ्रॉम कैश सेल्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल ऐसे ही करके इसी के नीचे निकालो तुम लोग खुद से, फॉर द मंथ ऑफ मे, तो अलग से आएगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, उसका अलग वर्किंग बनाएंगे, ये भी खाली कैश सेल्स का हो रहा है। ऐसे करके निकालो फॉर द मंथ ऑफ मे। फॉर द मंथ ऑफ मे को करने के लिए तो हम लोग मई मंथ का डेटा देखेंगे, तो मई मंथ का डेटा के लिए हम लोग यहाँ पे पहले फिर से हेडिंग दे देंगे फॉर द मंथ ऑफ मई। और मई मंथ का जो सेल्स है वो है 2,32,000। तो 2,32,000 का 20% कितना? 46,400, ये हो गया ग्रॉस कैश सेल्स। ठीक है, अब 46,400 का 2%, 928। तो रिमेनिंग कलेक्शन हो जाएगा फॉर द मंथ ऑफ मई 45, ये हो गया फॉर द मंथ ऑफ मई। ऐसे ही करके निकाल लेंगे फॉर द मंथ ऑफ जून। ये हम लोग मई का निकाल लिए, ऐसे करके निकाल लेंगे फॉर द मंथ ऑफ जून। तो फॉर द मंथ ऑफ जून में जो सेल्स का फिगर है वो हो जा रहा है कितना? 1,76,000। तो 1,76,000 का 20% कितना?
35,200, उसमें 2% कैश डिस्काउंट, तो बाद बाकी कैश सेल का कलेक्शन फॉर द मंथ ऑफ जून कितना आ जा रहा है, कितना 34,496। तो हम लोग को कैश सेल्स का कलेक्शन मिल गया तीनों मंथ्स के लिए। अब इसको हम लोग सम में पुट कर देंगे। तो वापस ऐसे सम में लिखेंगे ऐड कलेक्शन फ्रॉम कैश सेल्स, ब्रैकेट में लिख देंगे वर्किंग नोट 1। ठीक है, तो जिस जिस मंथ का जितना कैश सेल्स का कलेक्शन था, जैसे फर्स्ट मंथ का कितना था, कितना आया था, कितना 31,360। देखो ओपनिंग बैलेंस अभी मई का नहीं पता, तो अभी उधर कुछ नहीं लिखेंगे। मई का कैश कलेक्शन फ्रॉम कैश सेल्स कितना था, 45,472 और 34,496। अभी हम लोग को मई मंथ और जून मंथ का ओपनिंग बैलेंसेस नहीं पता है, तो अभी हम लोग पुट नहीं करेंगे। ठीक है, वो हम लोग को भी नहीं पता है। अब हम लोग आ जाते हैं वर्किंग नोट 2 में। वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2 हम लोग बनाएंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स के लिए। अगर 20% कैश सेल्स हो जाता है तो उसी महीने का 80% क्रेडिट सेल्स होता है, जो रियलाइज होता है हम लोग को मिलता है 2 महीना बाद। मतलब फरवरी का जो क्रेडिट सेल्स है उसका कलेक्शन कब होगा, अप्रैल में। मार्च का जो क्रेडिट सेल्स है उसका कलेक्शन मई में, और अप्रैल का जो क्रेडिट सेल्स है उसका कलेक्शन जून में। क्लियर, तो यहां पे लिखेंगे वर्किंग नोट 2, calculation for collection from debtors, कैलकुलेशन फॉर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो इसमें लिखेंगे इन द मंथ ऑफ अप्रैल, उसके नीचे लिखेंगे फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। देखो ये लैंग्वेज समझ में आ रहा है, ऐसा क्यों लिखे हैं, कलेक्शन हो रहा है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, लेकिन कलेक्शन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, फेब्रुवरी मंथ के लिए। फेब्रुवरी मंथ का सेल्स कितना था, फरवरी मंथ का जो सेल्स था वो था 2,40,000 टोटल सेल्स। इसका 20% कैश सेल्स था, तो रिमेनिंग 80% क्रेडिट सेल्स था, जिसका कलेक्शन होगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो कितना आ रहा है 1,92,000। क्लियर, ऐसे करके फिर हेडिंग देंगे इन द मंथ ऑफ मई। इन द मंथ ऑफ मई, और उसके नीचे लिख देंगे फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो ध्यान से देखेंगे मार्च महीने का सेल्स कितना था, मार्च महीने का सेल्स था 2,60,000। उसका 20% अगर कैश सेल्स है तो रिमेनिंग 80% क्रेडिट सेल्स है, 2,08,000। क्लियर, ऐसे करके फिर से हेडिंग दे देंगे इन द मंथ ऑफ
जून, उसके नीचे फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ध्यान से देखो अप्रैल महीने का सेल्स कितना है, 1,60,000। उसका 20% अगर कैश सेल्स है तो रिमेनिंग 80% क्रेडिट सेल्स है, जो कि कितना आ रहा है, 1,28,000। क्रेडिट सेल्स का कलेक्शन में कैश डिस्काउंट का कुछ बात नहीं बोला है। क्रेडिट सेल्स का जो कलेक्शन हो रहा है उसमें कोई कैश डिस्काउंट का बात नहीं बोला। और लैंग्वेज चेक कर लेना, कहाँ इन द मंथ लिखना है, कहाँ फॉर द मंथ लिखना है। अब देखो आंसर्स में, आंसर अगर हम ध्यान से देखें जो हमको स्कॉलर में दिया हुआ है, इसमें लिखा है कलेक्शन फ्रॉम सेल्स अप्रैल मंथ का 2,23,360। तो ये कैसे आ रहा है, कैश सेल्स का फिगर 31,360 और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स का फिगर, दोनों को ऐड करो, देखो कितना आ रहा है, 31,360 कितना आ रहा है, 41,360। कैश सेल्स का 31,360 और 1,92 ऐड करो, तो देखो इस तरह से वो आंसर दिया है। मतलब उन्होंने आंसर एक ही में क्लब्ड करके दे दिया है और हम लोग दो पार्ट में निकाल रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लोग कलेक्शन फ्रॉम कैश सेल्स अलग निकाले हैं और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स अलग निकाले हैं, वो लोग दोनों को जोड़ के आंसर दिया है। सिमिलरली अगर तुम देखो मई मंथ का कैश सेल्स कितना 45,472 और मई मंथ का कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कितना 2,08,000, दोनों को ऐड कर दो कितना आता है, क्लियर। इस तरह से हम लोग को आंसर दिया हुआ है। तो हम लोग वर्किंग नोट तो कंप्लीट कर लिए, हम लोग जाते हैं मेन सम में, इसको लिख देते हैं। मेन सम में आ जाते हैं, लिख देते हैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, और ब्रैकेट में लिख देंगे वर्किंग नोट 2। कितना कितना आया था बताओ, 1,92,000, 2,08,000 और 1,28,000। तो आंसर में जो फिगर्स दिया है वो इन दोनों को ऐड करके दिया हुआ है, क्लियर। एक ही बार वो लोग आंसर निकाल दिया, हम लोग दो पार्ट में निकाले हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक हमने निकाल दिया कलेक्शन फ्रॉम कैश सेल्स, एक निकाल दिया कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, और दोनों को वर्किंग नोट बना के दिखा दिया। वर्किंग नोट नहीं बनाने पे मार्क्स नहीं मिलेगा, तो वर्किंग नोट इज कंपलसरी। पॉइंट नंबर 3 में आ जाओ, 4/5 of the credit purchase is paid after 1 month of that purchase and the rest, या फिर and the next to that month the balance 1/5 is paid। हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो फरवरी मंथ का परचेज देखते हैं। फरवरी मंथ का जो परचेज है वो 1,68,000 है, 1,68,000 फरवरी मंथ का परचेज है। अब पढ़ो एडजस्टमेंट नंबर 3, लिखा है 4/5 of the credit purchase is paid after 1 month of that purchase and next to that month the balance 1/5 is paid। तो हम लोग क्वेश्चन में ये देखना पड़ेगा कि कैश परचेज के बारे में कुछ डेटा दिया है क्या, कोई भी डेटा कैश परचेज के बारे में नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग ये अज्यूम कर लेंगे कि जो भी परचेज है वो पूरा का पूरा क्रेडिट परचेज है। क्योंकि देखो 4/5 और 1/5 मिला के 1 होता है, 4/5 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 1, और 1 मतलब हो गया टोटल। तो टोटल जो परचेज है वो क्रेडिट परचेज है, क्योंकि 4/5 का पेमेंट कब होता है, जिस महीना में परचेज किया उसका नेक्स्ट मंथ में, और 1/5 का पेमेंट कब होता है, उसका नेक्स्ट मंथ में। जैसे फरवरी में जो परचेज किया इसका दो हाफ कर दो, एक हो जाएगा 4/5 और एक हो जाएगा 1/5। फ्रैक्शन में 4/5 1/5 और परसेंटेज निकालेंगे तो 80% और 20%। मतलब इससे तुमको ये समझ जाना पड़ेगा कि सम्स में कोई कैश परचेज नहीं है, जो भी परचेज है वो सबका सब क्रेडिट परचेज है। तो अगर हम 1,68,000 का 4/5 निकालते हैं तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 1,34,400, ये 4/5 एलिमेंट, और 1/5 निकाल दो 33,600। तो ये जो परचेज है ये किस मंथ का है, फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। बट फरवरी मंथ में इसका पेमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि देखो लैंग्वेज क्या लिखा है,
4/5 ऑफ द क्रेडिट परचेज, पहले तो ये समझ जाओ पूरा का पूरा परचेज क्रेडिट परचेज है, क्योंकि 4/5 का पेमेंट हो रहा है आफ्टर 1 मंथ ऑफ दैट परचेज, मतलब जिस महीना में परचेज किया उसका नेक्स्ट मंथ, 1 महीना बाद मतलब नेक्स्ट मंथ। तो इसका जो पेमेंट होगा वो किस मंथ में हो रहा है? इन द मंथ ऑफ मार्च। और ये जो 1/5 का पेमेंट हो रहा है वो कब हो रहा है? एंड नेक्स्ट टू दैट मंथ द बैलेंस 1/5। तो ये पेमेंट कब हो रहा है? इन द मंथ ऑफ अप्रैल। मतलब पेमेंट टू क्रेडिटर्स फॉर द मंथ ऑफ February in the month of April 33,600, and payment to creditors for the month of February, ये वाला, in the month of March 1,34,400। कहाँ फॉर द लिखना है, कहाँ इन द लिखना है, ये जरूर ध्यान से लिखना है, तो पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस। क्लियर? हाँ, क्या चीज? हाँ, ग्रामर भी चेक होता है? नहीं नहीं नहीं, आगे पीछे प्रेपोजिशन, आर्टिकल, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर सब देखना पड़ेगा। क्लियर? तो हम लोग आ जाते हैं वर्किंग नोट 3 में आ जाते हैं। लिखो कैलकुलेशन फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर्स, कैलकुलेशन फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर्स, वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर्स। कैलकुलेशन फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर्स। तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स के लिए फिर से वैसे हम लोग कर लेंगे, इन द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल महीना में किस किस मंथ का क्रेडिट परचेज का पेमेंट होगा? एक तो फरवरी का होगा 1/5 और मार्च का होगा 4/5। समझ में आ रहा है? इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 1/5 का पेमेंट, एंड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 4/5 का पेमेंट। तो यहां पर लिखेंगे फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, तो फरवरी मंथ का परचेज को चेक कर लेते हैं। फरवरी मंथ का जो परचेज है वो दिया हुआ है 1,68,000। इसका 1/5, क्योंकि 4/5 का पेमेंट कब हो गया? इन द मंथ ऑफ मार्च। तो बाद बाकी 1/5 उसका पेमेंट होगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल। कितना आ रहा है? 33,600। सिमिलरली फॉर द मंथ ऑफ मार्च, तो मार्च मंथ का परचेज कितना? 2 लाख, और 2 लाख का 4/5 का पेमेंट अप्रैल में होगा। 2 लाख का 4/5 कितना होता है? 1,60,000। मतलब कुल मिला के पेमेंट फॉर टू क्रेडिटर्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल कितना हो रहा है? 1,93,600। ठीक है, ये हो गया पेमेंट टू क्रेडिटर्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो इस तरह से डिटेल वर्किंग नोट बना के लिख दिखाना है पूरा। अब बनाओ इन द मंथ ऑफ मई, बनाओ खुद से, इन द मंथ ऑफ मई। तो ये अप्रैल वाला हो गया। अब बनाएंगे इन द मंथ ऑफ मई, तो अप्रैल की जगह लिख देंगे मई। ठीक है, फरवरी का 4/5 का पेमेंट मार्च में हो गया, 1/5 का पेमेंट अप्रैल में हो गया, तो फरवरी का पूरा पेमेंट खत्म। अब बारी आएगा फॉर द मंथ ऑफ मार्च। मई मंथ में मार्च का कुछ पेमेंट होगा और कुछ पेमेंट अप्रैल का होगा। तो मार्च मंथ का जो परचेजेस था वो कितना था? 2 लाख। 2 लाख का 1/5, और अप्रैल मंथ का जो परचेजेस था वो कितना था?
2,08,000। ये मार्च का परचेज या अप्रैल का परचेज? तो 2 लाख का 1/5 करने से आ रहा है ये 40,000, और ये 2,08,000 का 4/5 करने से कितना आ रहा है? 1,66,400। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 2,06,400। ये हो जाएगा पेमेंट टू क्रेडिटर्स इन द मंथ ऑफ मे। ऐसे करके निकाल दो, इन द मंथ ऑफ जून, इन द मंथ ऑफ जून। तो मई की जगह क्या लिख देंगे? जून लिख देंगे, इन द मंथ ऑफ जून। मार्च की जगह आ जाएगा अप्रैल, और अप्रैल की जगह आ जाएगा मई। अप्रैल का जो परचेजेस था वो था 2,08,000, और मई का जो परचेजेस था वो था 2,12,000। तो 2,08,000 का 1/5 निकालो, कितना आ रहा है? 41,600। और 2,12,000 का 4/5 169। दोनों को ऐड कर दो, कितना आ रहा है? 2,11,200। तो ये हम लोगों ने तीनों मंथ के लिए निकाल दिया पेमेंट टू क्रेडिटर्स। क्लियर? अब वर्किंग नोट 2 हम लोग का कंप्लीट हो गया, वर्किंग नोट 3 कंप्लीट हो गया। इसको अब मेन सम में पुट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं इसको। अब मेन सम में आके यहाँ एक पहले एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, बाद में इन सब का टोटल करके यहाँ बैठाएंगे, तो थोड़ा स्पेस छोड़ देना। नीचे लिखो लेस पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ब्रैकेट में लिख देंगे वर्किंग नोट 3। तो वर्किंग नोट 3 में पेमेंट टू क्रेडिटर्स कितना कितना आया बताओ? 193,600 अप्रैल मंथ का। मई मंथ का 2,06,400, और जून का 2,11,200। जैसे यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे इन तीनों का टोटल आएगा। एक बार इन तीनों का टोटल बताना, कितना आ रहा है? इन तीनों का टोटल बताओ कितना आ रहा है? 2,43,000, 2,33,360। क्योंकि अभी हम लोग को मई मंथ का ओपनिंग बैलेंस नहीं पता और जून मंथ का ओपनिंग बैलेंस नहीं पता है, इसलिए अभी ये फिगर्स भी हम लोग को अभी नहीं पता है। क्लियर? क्योंकि हम लोग को मई मंथ का ओपनिंग बैलेंस नहीं पता, जून मंथ का ओपनिंग बैलेंस नहीं पता, इसलिए हमको ये फिगर्स भी नहीं पता है। तो जब ये हम लोग को पता चल जाएगा तब ये लिख देंगे। पेमेंट टू क्रेडिटर्स हो गया। सिमिलरली अब देखो वेजेस, वेजेस के बारे में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? वेजेस आर पेड 3/4 ऑन द ड्यू डेट। ड्यू डेट का मतलब होता है जिस महीने का वेजेस है उसी मंथ में पेमेंट। फरवरी का वेजेस अगर फरवरी में पे कर दिया तो ड्यू डेट में पेमेंट कर दिया। वाइल 1/4 ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ, तो 3/4 करंट मंथ में पेमेंट हो जाता है और बैलेंस 1/4 नेक्स्ट मंथ में पेमेंट होता है। ठीक है? जैसे मान लो फरवरी का अगर वेजेस है तो फरवरी का वेजेस का 3/4 का पेमेंट फरवरी में ही हो गया, 1/4 का पेमेंट मार्च में हुआ। जैसे मार्च का जो वेजेस है उसका 3/4 का पेमेंट मार्च में हो गया और 1/4 का पेमेंट अप्रैल में हुआ। मतलब पैटर्न क्या है? प्रीवियस मंथ का 1/4 और करंट मंथ का 3/4। समझ में आ रहा है? पैटर्न यही है पेमेंट का। प्रीवियस मंथ का हम लोग 1/4 का पेमेंट करते हैं और करंट मंथ का 3/4 का पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सीधा बना लेंगे वर्किंग नोट, वर्किंग नोट 4।
तो लिख देंगे पेमेंट फॉर वेजेस, कैलकुलेशन फॉर नेक्स्ट वर्किंग नोट, पेमेंट, कैलकुलेशन फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, कैलकुलेशन फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस। तो यहां लिख देंगे इन द मंथ ऑफ अप्रैल, इन द मंथ ऑफ अप्रैल, उसके नीचे लिख देंगे फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो देखो मार्च मंथ का जो वेजेस था वो कितना था, 24,000, और 24,000 का 3/4 का पेमेंट मार्च में ही हो गया, बैलेंस 1/4 6,000 का पेमेंट होगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल। सिमिलरली इसके नीचे लिख देंगे फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल का जो वेजेस है वो है 16,000, तो 16,000 का 3/4, मतलब कुल मिला के जो पेमेंट फॉर वेजेस हो रहा है वो हो रहा है 18,000। इन द मंथ ऑफ अप्रैल जो पेमेंट ऑफ वेजेस आ रहा है वो आ रहा है 18,000। तो ये हो गया इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ऐसे करके तुम लोग निकालो खुद से मंथ ऑफ मई और मंथ ऑफ जून। तो हमने निकाल लिया कैलकुलेशन फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ऐसे करके निकालो इन द मंथ ऑफ मई, और फिर निकालो इन द मंथ ऑफ जून। अब जैसे मान लो अप्रैल के बाद लिखेंगे इन द मंथ ऑफ मई, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, मई मंथ में अप्रैल का पेमेंट एज वेल एज मई का पेमेंट। अप्रैल का वेजेस है 16,000, 16,000 का 1/4 4,000, और मई का वेजेस है 20,000, 20,000 का 3/4 15,000। तो कुल मिला के आ रहा है कितना, 19,000। तो क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है 19,000, स्कॉलर में 19,000। तो इस तरह से हम लोग को पेमेंट शो करना है। एक और मंथ का खुद से कर दो, इन द मंथ ऑफ जून। तो इन द मंथ ऑफ मई के बाद आ जाएगा इन द मंथ ऑफ जून। तो जून मंथ में जो पेमेंट होगा फॉर द मंथ ऑफ मई एंड फॉर द मंथ ऑफ जून। तो फॉर द मंथ ऑफ मई, अगेन मई मंथ का वेजेस था 20,000, जिसका 1/4 होता है 5,000, एंड जून मंथ का वेजेस था 16,000, जिसका 3/4 हो जाएगा 12,000। तो कुल मिला के 17,000। इस तरह से हम लोग को पेमेंट शो करना है, पेमेंट फॉर वेजेस। तो ये हम लोग ने वर्किंग नोट 4 भी कंप्लीट कर लिया। देखो इस सम्स में मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो वर्किंग नोट का है, और सम्स का प्रेजेंटेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है।
तो वर्किंग नोट्स को डिटेल में शो करना बहुत ज़रूरी है, और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का ये गलती रहता है, वो लोग वर्किंग नोट इस सम्स में शो करता ही नहीं, जिसके कारण मार्क्स नहीं मिलता है। इसको मिटा देते हैं। अब मेन सम में रिटर्न आ जाएंगे। मेन सम में लिख देंगे पेमेंट फॉर वेजेस, वर्किंग नोट 4 कितना कितना था बताओ? 18,000, 19,000 और 17,000। तो हम लोगों ने देखो एडजस्टमेंट नंबर कौन कौन सा कवर कर लिया। एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। 5 में लिखा है अदर एक्सपेंसेस आर पेड एट अ लैग। लैग का मतलब होता है देरी से। 1 मंथ देरी मतलब फरवरी का पेमेंट मार्च में, मार्च का पेमेंट अप्रैल में, अप्रैल का पेमेंट मई में, इस तरह से। तो इसका वर्किंग नोट का दरकार नहीं है, इसको हम लोग सीधा लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा कोई झमेला नहीं है। 3/4 1/4 ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो डायरेक्टली कर देंगे पेमेंट फॉर, लिख दो अदर एक्सपेंसेस। कैश बजट टॉपिक में अगर कैश का इनफ्लो हो रहा है तो ऐड होगा, और जिस आइटम के कारण कैश का आउटफ्लो हो रहा है उसको लेस कर देना है। तो फरवरी मंथ का जो अदर एक्सपेंस है उसका पेमेंट मार्च में होगा, तो वो तो हम लोग को बनाना नहीं है। बट मार्च का जो अदर एक्सपेंस है उसका पेमेंट अप्रैल में होगा। तो मार्च का देखो अदर एक्सपेंस कितना दिया हुआ है, 16,000। सिमिलरली अप्रैल का जो अदर एक्सपेंस है जिसका पेमेंट मई में होगा वो 12,000 है, और मई का जो अदर एक्सपेंस जिसका पेमेंट जून में होगा वो 24,000 है। तो ये हो गया पेमेंट फॉर अदर एक्सपेंसेस। इसके अलावा लास्ट एडजस्टमेंट लिखा है इनकम टैक्स 25,000 ड्यू ऑन और बिफोर 30 जून 2021। मतलब जून महीना में हम लोग को इनकम टैक्स ड्यू पड़ जाएगा, उसका भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो लिख देंगे पेमेंट फॉर इनकम टैक्स, ये सिर्फ फॉर द मंथ ऑफ जून रहेगा, लेस हो जाएगा। पेमेंट फॉर इनकम टैक्स कितना है, 25,000। ठीक है, तो बस अब कैलकुलेटर चलाओ। ऑलरेडी हमने इन तीनों को ऐड कर लिया था, इन तीनों को ऐड करके ये फिगर आया था 2,33,360। इसमें से इन तीनों को माइनस करो, तो कितना आ रहा है, 5760 आना चाहिए। तो ये जो 5760 आया इसके सामने लिख देंगे क्लोजिंग बैलेंस। ये क्लोजिंग कैश बैलेंस है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, और जो क्लोजिंग कैश बैलेंस है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल वो बन जाएगा ओपनिंग कैश बैलेंस फॉर द मंथ ऑफ मई। जो क्लोजिंग कैश बैलेंस है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल वो बन जाएगा ओपनिंग कैश बैलेंस फॉर द मंथ ऑफ मई। अब मंथ ऑफ मई का ओपनिंग कैश बैलेंस पता चल गया, तो इन तीनों को ऐड करके बताओ कितना आ रहा है। 2,59,232। 2,59,232 ये टोटल हम लोग का कैश अवेलेबल है। इसमें से इन सारा पेमेंट्स को माइनस कर दो, सारा पेमेंट्स माइनस, पेमेंट टू क्रेडिटर माइनस, पेमेंट फॉर वेजेस माइनस, पेमेंट फॉर अदर एक्सपेंस माइनस, 21,832। ये जो मई मंथ का क्लोजिंग बैलेंस आया ये बन जाएगा जून मंथ का ओपनिंग बैलेंस 21,832। अब इन तीनों को ऐड करेंगे, कितना आ रहा है, 1,84,328। कैश बजट में आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, क्योंकि कैश इंक्लूड्स कैश एज वेल एज बैंक, बैंक का ओडी बैलेंस भी होता है नेगेटिव, अनफेवरेबल। तो 92,870 नेगेटिव आ रहा है, इसको थोड़ा ब्रैकेट में दिखा देंगे। तो बस ये सम्स कंप्लीट हो गया। इस तरह का प्रेजेंटेशन रहना चाहिए कैश बजट का, और इस तरह का वर्किंग नोट रहना चाहिए।
सम नंबर 16 देखो, सम नंबर 16 जो सीयू बीकॉम ऑनर्स 2009 का क्वेश्चन है, पेज नंबर 240 स्कॉलर में लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न लिमिटेड, मतलब एक कंपनी है, हम लोग को कैश बजट बनाना है फॉर द 3 मंथ कमेंसिंग, कमेंसिंग मतलब जो शुरुआत हो रहा है, तो जनवरी में अगर शुरुआत हो रहा है तो एंड होगा मार्च में, मतलब जनवरी फरवरी और मार्च का बनाना है। बट फिर भी देखो हम लोग को डिटेल्स में नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च का डिटेल्स दिया है, सेल्स परचेज वेजेस एक्सपेंसेस दिया है। एडजस्टमेंट में हम लोग को दिया हुआ है 10% of the sales and purchase are on cash basis and the balance on credit basis। इसका मतलब जिस भी महीने का जो भी सेल्स है उसका 10% कैश सेल्स है और बाद बाकी 90% क्रेडिट सेल्स है। सिमिलरली जिस भी महीने का जो भी परचेज है उसका 10% कैश परचेज है और बाद बाकी 90% क्रेडिट परचेज है। कैश सेल्स के कारण कैश का इनफ्लो होता है तो हम लोग कैश सेल्स को ऐड कर देंगे, और कैश परचेजेस के कारण कैश का आउटफ्लो होता है, इसलिए कैश परचेजेस को लेस कर देंगे। तो इससे ये समझ में आ गया कि जितना भी सेल्स है जिस भी महीने का उसका 10% कैश सेल्स है तो बाकी 90% क्रेडिट सेल्स है। सिमिलरली जिस जिस भी महीने का जो भी परचेज है उसका 10% कैश परचेज है तो बाद बाकी 90% क्रेडिट परचेज है। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्लियर। एडजस्टमेंट नंबर 2 लिखा है क्रेडिट टू डेटर्स 1 मंथ। ये क्रेडिट पीरियड का मतलब क्या होता है, हम लोग डेटर्स को 1 महीने का टाइम देते हैं, मतलब हम 1 महीने का क्रेडिट पीरियड पे सामान बेचते हैं। मतलब जो सेल हमने फरवरी में किया, फॉर एग्जांपल जो भी सेल हमने फरवरी में किया उसका कलेक्शन कब तक आ जाना चाहिए, मार्च में। On an average 50% of the debtors will make the payments on the due date। ड्यू डेट क्या है यहाँ पे, 1 महीना बाद। आधा डेटर्स लोग 50% डेटर्स लोग पेमेंट कर देता ऑन द ड्यू डेट, while the rest will make the payment 1 month thereafter। और बाकी आधा लोग क्या करता है, 1 महीना बाद पेमेंट करता है। जैसे मान लो नवंबर महीने का अगर हम लोग सेल्स को देखते हैं, एक बार हम लोग नवंबर महीने का सेल्स को एनालाइज करते हैं, तो नवंबर महीने का जो सेल्स है, सेल्स फॉर नवंबर 25,000 है। इस 25,000 का 10% तो कैश सेल्स हो जाएगा, जिसका कलेक्शन कब होगा, इन द मंथ ऑफ नवंबर इटसेल्फ, नवंबर में ही कलेक्शन हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। सेल्स फॉर द मंथ ऑफ नवंबर कितना है, 25,000। साथ साथ लिखते भी चलो ताकि समझ में आए, ऐसे ताकि घर पे तुम अपना वर्किंग नोट बना सको। सेल्स फॉर द मंथ ऑफ नवंबर कितना, 25,000। उसका 10% कैश सेल्स है तो 2500 रुपया कैश सेल्स, जिसका कलेक्शन कब हो जाएगा, नवंबर में ही हो जाएगा। तो रिमेनिंग 90% क्या हो जाएगा, क्रेडिट सेल्स। ठीक है, जिसका अमाउंट कितना होगा, 22,500। अब ये 22,500 में से आधा लोग पेमेंट करेगा इन द मंथ ऑफ दिसंबर ड्यू डेट पे, और बाकी आधा लोग उसका 1 महीना बाद जनवरी में। मतलब 22,500 का भी आधा 50%, 11,250। ये पैसा कलेक्शन कब होगा, इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ड्यू डेट पे है कि लेट देरी से कर रहा है, ये ड्यू डेट पे है। नवंबर का कलेक्शन दिसंबर में, क्योंकि हम लोग क्रेडिट पीरियड कितना बोले क्वेश्चन में, 1 मंथ। और बाकी आधा लोग क्या करता है, रेस्ट पेमेंट 50% जो है वो लोग पेमेंट करता है यहां से 1 महीना बाद, मतलब जनवरी में। तो 50% जो कि हो जाएगा 11,250, ये लोग पेमेंट करेगा पैसा, इसका कलेक्शन होगा इन द मंथ ऑफ जनवरी। देखो ये पैटर्न है, ये पैटर्न समझ में आ गया। ये पैटर्न अगर समझ में आ गया तभी तुम वर्किंग नोट बना पाओगे। क्या लिखा है देखो, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं। सेल्स फॉर द मंथ ऑफ नवंबर कितना, 25,000। 25,000 में 10% कैश सेल्स है जो कि 2,500 रुपया होगा, जिसका पैसा आ जाएगा इन द मंथ ऑफ नवंबर इटसेल्फ, नवंबर में ही आ जाएगा क्योंकि ये कैश सेल्स है हाथों हाथ। बाद बाकी 90% जो कि क्रेडिट सेल्स है वो है कितना, 22,500। उसका आधा होगा कलेक्शन इन द मंथ ऑफ दिसंबर, क्योंकि क्रेडिट पीरियड कितना बोला क्वेश्चन में, 1 मंथ। और बाकी आधा होगा 1 महीना बाद जो कि होगा जनवरी में। अब तुम इस डायग्राम को एक बार देख लो और एडजस्टमेंट नंबर 2 को फिर से पढ़ लो ताकि तुमको पूरा स्टेटमेंट समझ में आ जाए।
क्या लिखा है, क्रेडिट टू डेटर्स 1 मंथ, ऑन एन एवरेज 50% ऑफ द डेटर्स विल मेक द पेमेंट ऑन द ड्यू डेट। ड्यू डेट मतलब नवंबर का जो सेल्स हुआ था उसका कलेक्शन, ड्यू डेट क्या होगा, दिसंबर। और क्या लिखा है, while the rest will make the payment 1 month thereafter। तो 50% अगर ड्यू डेट पे पेमेंट कर रहा है तो 50% देरी से पेमेंट कर रहा है। तो इसको देखते हुए हम लोग बाकी सारा वर्किंग नोट बना पाएंगे, जैसे सेल्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर का बना पाएंगे, सेल्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी का बना पाएंगे। हम लोग को बनाना किस किस महीने का है, जनवरी, फरवरी और मार्च। तुम देखो जनवरी में कलेक्शन हो रहा है फ्रॉम डेटर्स फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। क्लियर। तो हेडिंग क्या लिखेंगे, इन द मंथ ऑफ जनवरी, हेडिंग रहेगा कैलकुलेशन फॉर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स इन द मंथ ऑफ जनवरी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। सिमिलरली देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट फ्रॉम क्रेडिटर्स 2 मंथ्स, मतलब हम लोग 2 महीने का टाइम लेते हैं क्रेडिटर से। तो जो सामान हमने नवंबर में खरीदा उसका पेमेंट का ड्यू डेट कब आएगा, जनवरी। 10% कैश डिस्काउंट विल बी रिसीव्ड इफ पेमेंट इज मेड विद इन 1 मंथ। 10% कैश डिस्काउंट मिल जाएगा अगर हम लोग पेमेंट कर देते हैं 2 महीने की जगह 1 महीना में। And it is estimated that 50% of the purchases advantage of cash discount will be taken। तो इस लैंग्वेज को समझते हैं, क्या लिखा है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे परचेजेस फॉर नवंबर। तो सबको देखो क्वेश्चन में परचेजेस फॉर नवंबर कितना दिया है, कितना है, 5,000। तो परचेजेस फॉर नवंबर हो गया 5,000। पहला बात 10% उसका कैश परचेज है जो कि हो जाएगा 500। तो ये 500 का पेमेंट किस मंथ में होगा, नवंबर में ही हो जाएगा। ये 500 का पेमेंट नवंबर में हो जाएगा। रिमेनिंग कितना बच गया, 90%। तो रिमेनिंग जो 90% है, एक वर्ड हट नहीं मिटाए थे क्या, दोबारा लिखना इसलिए मिटाए नहीं। $4,500। अब ध्यान से देखो, ये जो 4,500 ये क्रेडिट परचेज है, नॉर्मली 2 महीने का क्रेडिट पीरियड मिलता है हमको सप्लायर से। मतलब जो हमने परचेज किया नवंबर में उसका पेमेंट का ड्यू डेट आएगा जनवरी में। लेकिन अगर हम 1 महीना के अंदर पेमेंट कर देते हैं तो क्रेडिटर हमको डिस्काउंट देगा कितना परसेंट, 10%। और आधा जो क्रेडिटर है, मतलब हम लोग एडवांटेज लेते हैं आधा के लिए। अगर हमको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो हमारे लिए गेन है कि लॉस है, गेन है। तो 50% क्रेडिट परचेज के लिए हम लोग डिस्काउंट रिसीव करते हैं, डिस्काउंट अवेल करते हैं। बाद बाकी 50% के लिए हम लोग डिस्काउंट अवेल या डिस्काउंट रिसीव नहीं करते हैं। तो इसका भी 2 हिस्सा कर दो, ठीक है। एक में लिखेंगे पेमेंट विद डिस्काउंट। तो पेमेंट विद डिस्काउंट में कितना होगा, इसका अगर 2 हिस्सा करेंगे तो ये होगा 2,250। और उसमें अगर 10% डिस्काउंट हो जाता है तो कितना हो जाएगा, 225। तो 225 डिस्काउंट होने के बाद कितना हो जाएगा, 2025। मतलब पेमेंट जो हम करेंगे फॉर द मंथ ऑफ नवंबर इन द मंथ ऑफ दिसंबर, फॉर द मंथ ऑफ नवंबर इन द मंथ ऑफ दिसंबर, 2025 आफ्टर डिस्काउंट। और दूसरा होगा पेमेंट विदाउट डिस्काउंट। तो जब विदाउट डिस्काउंट है तब तो पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 2250। क्या इसमें डिस्काउंट मिलेगा, तो इसमें थोड़ा लिख देते हैं माइनस डिस्काउंट निल, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो इसमें हमको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 2250। और ये किस मंथ में पेमेंट करना पड़ेगा, जनवरी में। तो इसका पेमेंट, ये पेमेंट हो रहा है दिसंबर में और ये पेमेंट हो रहा है जनवरी में। क्लियर। तो एक पेमेंट हो रहा है तुम्हारा दिसंबर में विद डिस्काउंट और एक पेमेंट हो रहा है जनवरी में। तो देखो इस तरह का फ्लो चार्ट बना के भी बहुत सारा स्टूडेंट लोग कर देता है, बट इससे एग्जामिनर को बहुत खराब लगेगा क्योंकि ये प्रॉपर वर्किंग नोट नहीं है। तुमको हर चीज को लिख के करना है। तो लिख के कैसे करना हम लोग को पता है, हाँ क्लियर। इस तरह का ये
एग्जाम्पल को समझा रहा है। जैसे देखो यहाँ पे कैश परचेज के नाम पे कितना है नवंबर मंथ का 500 है। फिर इन द मंथ ऑफ दिसंबर पेमेंट टू क्रेडिटर्स फॉर द मंथ ऑफ नवंबर कितना होगा। इन द मंथ ऑफ दिसंबर पेमेंट टू क्रेडिटर्स फॉर द मंथ ऑफ नवंबर कितना होगा 2025। सिमिलरली इन द मंथ ऑफ जनवरी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर पेमेंट टू क्रेडिटर्स कितना होगा 2250। इसमें तुमको थोड़ा सा ध्यान देके करना पड़ेगा और लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। नेक्स्ट तो क्या लिखा है, वेजेस टू बी पेड ट्वाइस इन अ मंथ ऑन द फर्स्ट एंड 16th ऑफ ईच मंथ। ठीक है, वेजेस हम लोग पे कर रहे हैं महीना में 2 बार, 1 तारीख को वेजेस पे करते हैं, फिर 16 तारीख को वेजेस पे करते हैं। तो तुम समझो 1 तारीख को हम जो वेजेस पे करते हैं वो डेफिनेटली करंट मंथ का नहीं है। वर्कर को वेजेस मिलता है काम करने के पहले कि काम करने के बाद, काम करने के बाद। तो 1 तारीख को वर्कर जो वेजेस मिल रहा है वो डेफिनेटली करंट मंथ का नहीं है, वो प्रीवियस मंथ का है। प्रीवियस मंथ का 16 तारीख से लेके 30 तारीख तक वो जो काम किया उसका पेमेंट उसको मिलेगा इस महीने का 1 तारीख को। सिमिलरली इस महीने का 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक वो जो काम किया उसका पेमेंट उसको मिलेगा 16 तारीख को। मतलब प्रीवियस मंथ का 50% का पेमेंट करते हैं करंट मंथ में और करंट मंथ का 50% का पेमेंट करते हैं करंट मंथ में। क्या बोल रहे कुछ समझ नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। 1 तारीख देखो समझो 1 तारीख को वर्कर को जो वेजेस पे कर रहे हैं वो डेफिनेटली करंट मंथ का नहीं है, वो किस मंथ का है प्रीवियस मंथ का है। इसे एग्जांपल लेते हैं, देखो वेजेस फॉर नवंबर कितना है, वेजेस फॉर नवंबर है 10,000, इसका हाफ हाफ, ये तो पूरा महीने का वेजेस है। लेकिन अक्टूबर का 16 तारीख से लेके अक्टूबर का 30 तारीख तक 31 तक 31 तारीख तक, किसी महीने में 30 होता है किसी में 31 होता है, हम लोग एवरेज 30 मान के चलते हैं। 16 से 31 तारीख तक ये जो 15 दिन या 16 दिन जो भी है टाइम पीरियड है, इसका जो वेजेस का पेमेंट है ये कब हो रहा है 1 तारीख को, नवंबर का 1 तारीख को। क्लियर। तो नवंबर का ये जो 10,000 का वेजेस है इसका 50% का पेमेंट होगा ऑन 16th नवंबर, जो कि कितना हो रहा है 5,000, और बाकी 50% का जो पेमेंट होगा वो होगा ऑन 1 दिसंबर, जो कि चला जा रहा है इन द मंथ ऑफ दिसंबर 5,000। तो ये पैटर्न से रहेगा। क्लियर। जैसे देखो वेजेस फॉर नवंबर पेड इन नवंबर कितना 5,000 एंड वेजेस फॉर नवंबर पेड इन दिसंबर कितना 5,000। क्लियर। हाँ क्योंकि आधा इस मंथ में हो रहा है ना, महीना 30 दिन का होता है तो 2, ये हम तुमको एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल तुमको करना तो जनवरी फरवरी मार्च का ही है। एग्जाम्पल पैटर्न को समझो, पैटर्न क्या है। जैसे मान लो तुम एग्जाम्पल दो, तुम बताओ दिसंबर मंथ का वेजेस कितना है कितना, वो भी 10 है। तो कुछ और एग्जाम्पल दो, दूसरा कोई अलग फिगर। जनवरी मंथ का 11,000 है। अब तुम समझो जनवरी मंथ का जो वेजेस है, जनवरी का वेजेस 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक जो काम किया उसका पेमेंट 16 तारीख को होगा। तो यहाँ पे 16 जनवरी लिख देते हैं क्योंकि महीना का आधा होता है। तो कितना होगा 5,500, और बाद बाकी जो 16 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक काम किया उसका पेमेंट होगा 1 फरवरी में, क्योंकि हो जाएगा 5,500। आधा आधा क्यों हो रहा है, क्योंकि आधा आधा महीना का पेमेंट हो रहा है। ठीक है, 1 से 15 आधा महीना, फिर 16 से 30 या 31 आधा महीना। ऐसे करके फ्लो चार्ट में नहीं बताना है, प्रॉपर लिख के बताना है। जैसे मान लो इन द मंथ ऑफ जनवरी, फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, ऐसे लिख के बताना है। क्लियर। और लास्ट एडजस्टमेंट देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में,
बोल रहा है एक्सपेंसेस आर पेड जनरली विद इन द मंथ, मतलब उसी महीना में, मतलब जनवरी का पेमेंट जनवरी में, फरवरी का पेमेंट फरवरी में, मार्च का पेमेंट मार्च में। और इसके अलावा ओपनिंग कैश बैलेंस भी दे दिया क्वेश्चन में 10,000 रुपया। क्लियर? तो इसको हम लोग होमवर्क में बना लेंगे। क्लियर? पहले आज वाला क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद इसको होमवर्क बनाना, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।